हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर आपको इस चैनल पे होने वाली डिस्कशन के बारे में ऐसा लगता है कि आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड करती है तो कंसीडर करो, सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कमेंट में फीडबैक दे सकते हो। हम एक वीडियो देख रहे थे आफ्टर स्कूल के द्वारा बनाई गई जॉर्डन पीटरसन की जो मेन टीचिंग्स हैं या मेन आइडियाज़ हैं उनको एक शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करते हुए एक काइंड ऑफ एनिमेशन में। उसका हाफ ऑफ द पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आज कंटिन्यू करते हैं रेस्ट ऑफ द हाफ। थर्ड रूल से स्टार्ट हो रहा है। The conditions of human life are such that suffering is an integral part of existence. बुद्धा। Now, it's an important thing to understand. It's also a viewpoint shared by the bulk of the great religious systems of the world. Life is suffering. Why? Well, शिव जी। one reason is because of society's arbitrary judgment, right? Every single one of us मैं इस बात पे हंसा कि मैंने बुधा बोला और उसने ड्रॉ कर दिया। has traits and features and quirks and idiosyncrasies that are far from ideal and that are judged by the standards of society as insufficient. And so you suffer because of your imperfect insufficiency in the eyes of others. And you can certainly make the claim that fairly frequently that's arbitrary. And so that's the claim that society is tyrannical and judgmental and needs to be constantly reconstituted so that the tyrannical element doesn't take full control. अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या बता रहे हैं, अगर थोड़ी किसी को दिक्कत है समझने में। इनका कहने का मतलब है कि हम सब डिफरेंट ट्रेड्स के साथ पैदा होते हैं और वो एक आर्बिट्रेरी सिलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, किसी की हाइट छोटी रह जाएगी, ये एकदम रैंडम सिलेक्शन है, ठीक है। और इन बेसिस पे कोई छोटा है, किसी के आँखों की का शेप या फिज़िकल फीचर्स या बोलने का तरीका, लाइक स्टटर करता हो या कुछ हो, इस चीज़ पे लोग इन चीज़ों पे एक दूसरे को जज करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, जजमेंटल बनते हैं एक तरीके की। और उससे उस बंदे को जो वो फील करता है तो उसे बुरा फील होता है, डिप्रेशन आता है। तो एक तरीके की साइकोलॉजिकल टेरेनी उसके ऊपर होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि एक रैंडम सिलेक्शन है। किसी के साथ किसी को भी कोई भी फिज़िकल एस्पेक्ट जो मिला है परफॉर्मेंस का या जो भी चीज़, उसमें उसका खुद का तो कोई हाल नहीं था या हाथ नहीं था, रैंडम सिलेक्शन के थ्रू उसको वो मिल गया। बट उस पर्सनल गलती के ना होते हुए भी उसे पूरी लाइफ जज किया जाता है उसके उस ड्रॉबैक्स पे जो कि रैंडम थे। और ये जो रिकॉन्स्टिट्यूट नीड्स टू बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड है, इसका मतलब ये कि इसलिए हमें उसे कंटिन्यूसली इन चीज़ों के प्रति समाज को अवेयर बनाते जाना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग छोटी हाइट के होते हैं, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं, वो एक और अच्छा एग्ज़ाम्पल होगा, जो लोग मेंटली स्टेबल नहीं होते, उनके लिए एक वर्ड यूज़ होता था रिटार्डेड पहले। अब वो वर्ड काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है, वो वर्ड यूज़ नहीं किया जाता जनरली। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैं उससे अग्री करता हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। क्योंकि वो रिटार्डेड वर्ड एज ए पेजोरेटिव भी यूज़ होने लग गया था, मतलब कि किसी की बेइज्जती करने के लिए भी यूज़ होने लग गया था, तो उस वर्ड को धीरे धीरे समाज थोड़ा सा निष्कासित करता जा रहा है। अब मैं इस बात से डायरेक्टली अग्री नहीं करता, लेकिन एक तरीके से शायद जिन लोगों के दिल में इस चीज़ से दुख होता होगा उनको शायद ये थोड़ी राहत होगी इस चीज़ से। तो इस तरीके की आपको दूसरी चीज़ें भी मिल जाएंगी। पहले लोग एक दूसरे को धर्म के नाम पे डिफरेंट तरीके के पेजोरेटिव यूज़ करते हैं, उनको समाज में अच्छा नहीं समझा जाता। ये शायद एक अच्छा एग्जांपल होता अगर मैं पहले ये बोलता तो। जैसे किसी भी रिलीजन से कोई बिलोंग करता है तो उसके रिलीजन का कोई चीज़ का नाम लेके हम अक्सर देखते हैं कि जो सिख हैं उनको एक पर्टिकुलर टाइम घड़ी में उसके हिसाब से उनका नाम लेके चढ़ाया जाता है, जो कि आई डोंट नो कितना आयरॉनिकल है उसके कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए। और आई थिंक स्कूल में जब हम होते हैं तो हम इतने समझदार नहीं होते, हमने ऐसी बातें कर दी होती हैं, बट धीरे धीरे समाज उससे हट रहा है और उस रिकॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूस जो है उसके बारे में बात की जा रही है। And fair enough, you
have to stay awake so that that doesn't happen. But the thing is, it doesn't matter what society it is, although they vary in the degree of their tyranny. The mere fact that you're grouped together with other people and have to come up with a common value structure in order to live together means that many of the things that characterize you are going to be suboptimal. And so the price you pay for social being is that much of you is deemed insufficient. Now, hopefully there are various ways that you can be within a society that's sufficiently diverse so that you can find a place where what's good about you in the eyes of others and perhaps in your own eyes can flourish of its own accord, because you don't have to be good at everything. If you can be good at one thing well enough, that might allow you your niche. And hopefully a healthy society allows for that. And certainly societies can become so tyrannical that they don't. So you can lay one source of human suffering at the feet of tyrannical social structures, but the other element of it, clearly, is the mere fact of the arbitrariness of the natural world. You have a lifespan that's going to be counted in the number of decades. अच्छा, यहाँ पे जो बताया गया है कि ये कह रहे हैं कि ऐसी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं समाज में कि किसी ग्रुप से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सारी ही चीज़ों में परफेक्ट हो. जैसे अगर लड़का हो तो परफेक्टली पैसे भी कमाता हो, परफेक्टली देखने में भी हो, परफेक्टली डिफरेंट तरीके के आर्ट्स परसूट जो हैं उन चीज़ों में भी हो, उसने बहुत अच्छी रीडिंग भी की हुई हो, उस फिलोसॉफिकली भी वो एडवांस्ड हो, म्यूज़िकली भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो, इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हो, लाइक एक एक्सपेक्टेशन, ऑल राउंडर वाली जो एक्सपेक्टेशन है ये रखी जाती है. और जहाँ पे ये पूरी नहीं होती वहाँ उसको एक बायस्ड या फिर इनसफिशिएंट करार दे दिया जाता है, बायस नज़र से देखा जाता है या इनसफिशिएंट करार दे दिया जाता है. तो यहाँ इनका कहना है कि ऐसा नहीं है, अगर आप किसी एक चीज़ में भी बहुत अच्छे हैं तो वो उससे भी आपकी रिस्पेक्ट आनी चाहिए. That you can count on two hands. And that has nothing to do, technically, with the tyranny of the social structure. Now, you could say, if we got our act together more completely, perhaps you could live longer, and fair enough. But the fact of the limits of your lifespan and the suffering that's necessarily a consequence of that, the death of your parents and the death of most people that you will know before you, means that that part of suffering is an integral part of existence itself. And so that can't be laid at the feet of an insufficient social structure, except insofar as it's tyrannical and blind. हम इस चीज़ को कितना रेगुलरली भूल जाते हैं अपनी लाइफ में, ये कि हम सब मॉर्टल हैं और एक दिन आएगा जब हम चले जाएंगे, और वो सब लोग जिनसे हम प्यार करते हैं या जो हमारे क्लोज हैं वो भी, और हर लाइफ के अगले दिन में, हर फ्यूचर के अगले दिन में ये चीज़ मोर प्रोबेबल हो रही है. इस चीज़ से, और इससे कोई डरने वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे, जैसे रिलीजन है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इसी चीज़ का डर दिखा के आपको अपनी बातें बनवाता है, जो कि वो भी एक तरीके का गलत है मेरी नज़रों में. लेकिन इस काफ़ी सारे गलत काम जो हम कर रहे होते हैं छोटी चीज़ों के लिए लाइफ में, उन टाइम पे अगर हम इस चीज़ को याद रखें और उन कामों को ना करें तो ये बड़े काम की टूल हो सकती है एक राइजियस लाइफ जीने के लिए, जिसमें आप अपने आप के साथ एटलीस्ट ईमानदार हो सकोगे. It's a condition of existence, and then by the same token you have your own responsibility for some of your unnecessary suffering, because there's things. अच्छा, इनका कहने का यहाँ मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं ना लाइफ की, जो ये कंडीशंस हैं, जो ये लिमिटेशंस हैं, लाइफ स्पैन हो गया, या हम सबको एक सफरिंग फेस करनी है कि जब हम लव्ड वंस को खो देंगे या खुद भी हमें मर जाना है, ये सोशल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं है. सोशल स्ट्रक्चर की दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे जज करना डिफरेंट आर्बिट्रेरीली कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे. बट ये जो है, ये तो रियलिटी, ये तो नेचर, ह्यूमन कंडीशन है. ये तो you could be doing to make your life better and to make life better for other people that you know perfectly well that you're not doing. And so if you stopped doing all the unnecessary things that make your life bad, then it would improve to some degree that is not really computable, because you don't know how far you could push that. So there's three reasons why you suffer, and one is, well, look at you and the way you're built. It's inevitable. There's not very much of you and there's a lot of everything else. And so you just don't last that long, and you're fragile across multiple domains. And then
you're harshly treated by society, and there's no doubt about that. And then there's responsibility that can be laid at your own feet. Well, the existential take on that, and the thing that all these diverse people that we've been talking about, including Viktor Frankl and including Alexander Solzhenitsyn, as well as जब सोल्जेनित्सिन की फ़ोटो टाइम मैगज़ीन पे छपी थी तो टाइम मैगज़ीन 50 सेंट की आती थी. आई गेस 70s की बात होगी शायद. डेट नहीं देख पाया मैं. Dostoevsky and the people that I've already talked to you about is that the proper किरकेगार्ड भाई ओजी बंदा है जिसने नहीं पढ़ा कुछ भी. थोड़ा बहुत किरकेगार्ड का पढ़ो. किरकेगार्ड की गर्लफ्रेंड थी जिसको वो बहुत प्यार करता था, ठीक है. उसने उससे सिर्फ ये कह इस रीज़न से ब्रेकअप कर लिया कि मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ लाइफ में, क्योंकि वो उसको इतना प्यार करता था कि जब ऑफ कोर्स आप किसी के साथ प्यार में होते हो, आप एक अफेयर तो नहीं कहना चाहिए, अफेयर एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन एक लव स्टोरी में होते हो, लेट्स से फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म, आई एम नॉट एबल टू कम राइट नाउ. बहुत अच्छा फील हो रहा होता है. दुनिया थोड़ी सी बेहतर महसूस हो रही होती है, रियलिटी थोड़ी सी बेहतर महसूस हो रही होती है जैसी उसके बगैर होती है उससे. तो किरकेगार्ड इतना एंजॉय कर रहा था, उसे लगा कि शायद मैं इतना एंजॉय करना डिज़र्व नहीं करता, या फिर मैं थोड़ा ज़्यादा ही एंजॉय कर रहा हूँ अपने अलाउंस से, और बाद में जब ये एकदम से टूटेगा तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा दुख ना हो, तो इसलिए मैं इसको खुद ही तोड़ देता हूँ इस अपने अच्छे टाइम को. और उसकी गर्लफ्रेंड के दिमाग में क्या गुजरा होगा उस वक्त. वो through that is to adopt the mode of authentic being. एक और बात, यस, इनका बेसिकली ये कहना है यहाँ पे, अगर थोड़ा समराइज कर दिया जाए कि ठीक है ज़िंदगी बहुत लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, आप बहुत फ्रेजाइल हो. फॉर एग्जांपल मैं अक्सर ही सोचता रहता था एज ए किड कि यार हम कितने ज़्यादा फ्रेजाइल हैं, कि हम इतने कमज़ोर मटेरियल से बने हैं कि अगर हम रोड के ऊपर अपना हाथ यूँ घसीट दें तो हमारा हाथ चल जाएगा, रोड को कुछ नहीं होगा. क्या होता अगर हम इतने हार्ड मटेरियल से बने होते कि हम लोहे पे घूसा मारते तो लोहा बेंड हो जाता, लेकिन हमें कुछ नहीं होता. ऐसे झंडू ख्याल मेरे दिमाग में आते थे एज ए किड. बट एनीवे, ये जो यू आर इट्स इनएविटेबल एंड यू आर फ्रेजाइल जब इन्होंने बोला ना, सडनली मेरे माइंड में वो आ गया. बट एनीवे, इनका जो कहना है कि दो चीज़ें तो सोसाइटी तुम्हें हार्शली ट्रीट कर रही है, इसमें तुम्हारा हाथ नहीं है. ह्यूमन कंडीशन मिजरेबल तुम्हें बनाएगी क्योंकि वो है ही ऐसी, उसमें तुम चेंज नहीं कर सकते. पर जहाँ तुम्हारा लैक है, मतलब अगर तुम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे क्योंकि तुम ऐसा काम कर रहे हो जिसकी ज़रूरत नहीं थी तुम्हारी लाइफ में करने की, और उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर अल्कोहल पी रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो, या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो तुम मिजरी अपनी लाइफ के ऊपर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, जितनी है होनी चाहिए या है उससे ज़्यादा. And that is something like refusing to participate in the lie, in deception in the lie, to orient your speech as much as you can towards the truth, and to take responsibility for your own life and perhaps also for the lives of other people. And there's something about that that's meaningful and responsible and noble, but also serves to mitigate the very suffering that produces, say, the nihilism or the flee into the arms of or the escape into the arms of totalitarians to begin with. You need something to shelter you against your own vulnerability, and you can adopt a comprehensive description of reality that's formulated for you by someone else that neatly divides the world into those who are innocent and perhaps innocent victims, and those who are guilty and perhaps the perpetrators of. रोकना पड़ेगा 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये कार्टून जो इस वक्त स्क्रीन पे है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझाने के लिए. ये जो 2 विक्टिम नीचे दिखाए गए हैं, मास्क लगाया हुआ है, हेडफोन लगाया हुआ है, फ़ोन में लगे हुए हैं, मतलब दुनिया से उन्होंने अपने आप को कट ऑफ किया हुआ है, फ़ोन से वो जुड़े हुए हैं एक ऑनलाइन लाइफ से जो कि रियल नहीं है. ये करते वक्त वो एक्चुअली बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, और जो रियल एक्सपीरियंसेस है लाइफ के जो कि सामने लोग हैं उनसे दूर हो गए हैं. ये कौन सी मेंटल कंडीशन है या किस परवरिश है, किस अपब्रिंगिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि माँ बाप की गलती नहीं ठहरा रहा मैं, लेकिन किस समाज में अपब्रिंगिंग हुई है उसकी क्या दुर्दशा है, जिसे कहते हैं ना कि बुरा हाल, वो दिखा रहा है. और दूसरा ये वाला कार्टून बहुत सही है कि मतलब पीछे जो रिच लोग हैं सोसाइटी के, जो कंट्रोल करते हैं मीडिया को और इंडस्ट्रीज़ को, वो प्रोग्राम करते हैं मीडिया को, और फिर मीडिया आपको
दो डिफरेंट टाइप की ऐसी न्यूज़ दिखाता है, जैसे जी न्यूज़ और NDTV इंडिया में है, या फॉक्स न्यूज़ और CNN अमेरिका में है, तो उनको कंज्यूम करने वाले जो डिफरेंट लोग होते हैं, वो ऐसा लगता है कि उनके विचारों में उतना ही फ़र्क होता है जितना, या ओपिनियंस में, या जिस चीज़ के लिए वो रूट कर रहे होते हैं उसमें, जितना इंडिया और पाकिस्तान फॉर एग्जांपल के लोगों में एक दूसरे के अगेंस्ट होता है, और वो एक ही कंट्री के लोग हैं, और इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली डिवाइडेड है। तो काफ़ी अच्छा, लाइक टेलिंग ये कार्टून है। of the suffering. But none of that has anything to do with you. And in addition, it's simply not, it's not a reasonable way of assessing the world. The suffering is built in. So that's why there's an existentialist insistence upon that. So that for the Freudians, the psychoanalysts, and even for people like Carl Rogers to some degree, if you're in a situation that's characterized by psychopathology, if there's something wrong with you mentally, that's a consequence of something gone wrong. But that's not the existentialist take. The existentialist take is, no, that's just how it is. That's just how it is. You don't have to necessarily have done anything wrong for things to get completely out of control. It's a terrifying. यार मैंने काफ़ी पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर, आई गेस मुझे नहीं पता, शायद 2 साल हुआ इस बात को। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ, पता नहीं लोगों को भी शायद ऐसा ही फील होता होगा, जिसको हर हफ्ते लग रहा होता है कि मैं पिछले हफ्ते बहुत झंडू था या बेवकूफ़ था, पर अब मैं स्मार्ट हो गया मुझे या फिर कंटिन्यूसली ये भी लगता रहता है कि यार मैं बड़ा बेवकूफ़ हूँ, जब भी कोई मैं ऐसी हरकत कर देता हूँ जिससे मुझे अपनी बेवकूफ़ी अपेरेंट हो जाती है मेरे खुद के आगे। तो तब मैंने एग्जिस्टेंशियलिज्म पे बात की थी ऑलमोस्ट 2 साल पहले। और सही में यार, जब आप बड़े होते हो ना, जब बड़े होना भी सही वर्ड नहीं, जब आप थोड़ा सा चीज़ों को डिसाइफर करके देखने की केपेबल होने शुरू हो जाते हो, जैसे कि आपको दिखना शुरू हो जाता है, ओ अब ये बंदा ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, इसका मतलब ये इस बैकग्राउंड से होगा, ये वाला न्यूज़ देखता होगा, आप जस्ट फिगर आउट कर लेते हो चीज़ों को पैटर्न के थ्रू। तो आपको ये रियलाइज होता है कि जो एग्जिस्टेंशियल वाला वो है, एग्जिस्टेंशियलिज्म वाला वो है, तो वो वाली सोच काइंड ऑफ आप पे हावी होने लग जाती है कि ये दुनिया या जो ह्यूमन रियलिटी है वो इतनी मेस्ड अप है कि आप शायद कुछ भी गलत नहीं करो तो भी आप कोई सफरिंग आपके ऊपर सडनली आ सकती है। बट मैं साइको एनालिस्ट का जो ग्रुप है उनके उस वाले सोच से कि जो एक मेंटल कंडीशनिंग जो हो गई होती है उसके भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं, ये भी चीज़ है। मैं एक इंसान से मिला कुछ दिनों पहले, 2 डिफरेंट ओकेजन्स पे। एक दिन शायद हाफ एन आवर बात हुई थी, एक दिन 10-15 मिनट बात हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था सरकार से, देश की प्रेजेंट कंडीशन से, कंपनीज से, जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं, और उसका एक कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था चीज़ों को लेके। मैं ज़्यादा डिटेल में जानबूझ के नहीं बताना चाहता ताकि मुद्दा समझ में आए, एक इंसिडेंट पे बात ना घूम जाए। तो वो इतना समझदार, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और गुस्सा था इन चीज़ों पे कि अगर मैं उसकी कुछ बातों का जवाब भी देने की कोशिश करता था बीच में, तो वो कंटिन्यूसली बोलता रहता था। और पर्सनली मुझे ये, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि अगर कोई सामने से सुन ना रहा हो तो मैं बोलता रहूँ। कोई सामने से बोले जा रहा है और मैं साथ में नहीं बोल पाता, क्योंकि फिर मुझे लगता है ना मैं उसकी बात सुन पा रहा हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो खुद बोल रहा है तो मेरी बात कैसे सुनेगा। एटलीस्ट मैं ही उसकी बात सुन लेता हूँ, क्या पता मुझे ही कुछ सीखने को मिल जाए अगेन। तो जब दोनों दिन मीटिंग हो गई तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा था उसको एक दूसरा आईना दिखाने की, लेकिन शायद दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी सोच बना ली है और वो उसे चेंज करना ही नहीं चाहते। अगर वो उसे चेंज करने की उन पर नौबत आ जाएगी तो शायद उनका इतना बड़ा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा, जो कि जिसके लिए वो तैयार नहीं है। वो ये इस चीज़ के लिए तैयार है कि वो गलत सोच के अंदर जीते रहें, लेकिन अपनी सोच को सही करके अगर वो चीज़ों को एक नई लाइट में देखेंगे तो जिस लेवल का उनका बिलीफ सिस्टम टूटेगा उसके लिए वो लोग तैयार नहीं है। वो उनके लिए ज़्यादा बड़ा, मतलब उन्हें कहीं अपने सबकॉन्शियस में चाहे पता भी हो कि जिस बिलीफ सिस्टम पे वो
एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर बिलीव करते हैं वो झूठ है, पर फिर भी वो उसको मानना नहीं चाहते कि वो झूठ है. चेंज करने के लिए जो जिस प्रोसेस से गुजरना होगा वो बहुत पेनफुल है उनके लिए. Fine doctrine, but it's not a hopeless doctrine because it still says that there's a way forward, there's a pathway forward, and the pathway forward is to adopt a mode of being that has some nobility, so that you can tolerate yourself and perhaps even have some respect for yourself as someone who's capable of standing up in the face of that terrible vulnerability and suffering, and that the pathway forward as far as the existentialists are concerned is by, well, certainly by the avoidance of deceit, particularly in language, but also by the adoption of responsibility for the conditions of existence and some attempt on your part to actually rectify them. And the thing that's so interesting about that is, well, too, as far as I'm concerned, and some of this is from clinical experience, you know, if you take people, and I've told you this, and you expose them voluntarily to things that they are avoiding and are afraid of, you know, that they know they need to overcome in order to meet their goals, their self-defined goals. If you can teach people to stand up in the face of the things they're afraid of, they get stronger. And you don't know what the upper limits to that are, because you might ask yourself, like, if for 10 years, if you didn't avoid doing what you knew you needed to do, by your own definitions, right, within the value structure that you've created, to the degree that you've done that, what would you be like? Well, you know, there are remarkable people who come into the world from time to time, and there are people who do find out over decades-long periods what they could be like if they were who they were, if they spoke their being forward. And they get stronger and stronger and stronger, and we don't know the limits to that. We do not know the limits to that. And so you could say, well, in part, perhaps the reason that you're suffering unbearably can be left at your feet, because you're not everything you could be, and you know it. And of course, that's a terrible thing to admit, and it's a terrible thing to consider, but there's real promise in it, right? Because it means that perhaps... I don't know, मुझे इसमें कितना समझाने के लिए यहाँ पे है. बहुत ही सेल्फ एविडेंट, सेल्फ एक्सप्लेनेटोरी है ये कि सारा, कि बेसिकली ज़िंदगी सुपर झंड है, बहुत रैंडम है, किसी भी टाइम आपके साथ कुछ गलत हो सकता है और मोस्ट लाइकली वो होगा ही. और समाज भी आपके काइंड ऑफ, ऐसा नहीं कहना चाहिए अगेंस्ट है, लेकिन समाज आपको हार्शली ट्रीट करेगा. हर किसी ने ये एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे किया ही होगा. और ह्यूमन लिमिटेशंस जो हैं, डेथ, फिजिकलिटी, अगेन वो सब भी चीज़ें हैं, बट स्टिल जो आप कर सकते हो, तो लाइफ की, मतलब बंदा सोचता ना कि फिर इस सारी जो लाइफ है, इस रियलिटी है, इसका क्या मीनिंग है. ठीक है, नाइलिज्म में चला जाता है बंदा ना, कि लाइफ की कोई फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ, देयर इज नो पॉइंट टू लाइफ, ये वाला जो आ जाता है. बट इनका पॉइंट ये है कि शायद फिर लाइफ का मीनिंग ही यही है कि आप इस कंडीशन में अपना जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको कैसे अचीव कर सकते हो, ये शायद लाइफ का मीनिंग है. क्योंकि उसकी जो अपर लिमिट्स हैं अचीव करने की, जो आप बन सकते हो, वो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो सिर्फ आपकी यूनिक प्रॉपर्टी है. और जब तक आप उसे क्या कहते हैं, ग्रो नहीं कर लोगे उसे, जैसे हम एक फसल उगाता है किसान, वैसे उसे उगाओगे नहीं. हर दिन थोड़ी सी मेहनत जितनी आप करना चाहते हो उसके हिसाब से करते हुए, तब तक वो पता ही नहीं चल पाएगा कि वो क्या बन सकता था. पोटेंशियल, बेसिकली रॉ पोटेंशियल. और इस चीज़ की बात हो रही है कि अगर किसी तरह से आप लोगों को मोटिवेट करो उस तरफ जाने के लिए, जिसकी एक बहुत ही टाइनी माइन्यूट कोशिश मैं भी करता हूँ यहाँ बैठ के, तो लोग क्या से क्या बन सकते हैं, किस तरह के कमाल कर सकते हैं, ये अनथिंकेबल है ऑलमोस्ट. There's another way that you could look at the world, and another way that you could act in the world, so what it would reflect back to you would be much better than what it reflects back to you now. And then the second part of that is, well, imagine that many people did that, because we've done a lot as human beings. We've done a lot of remarkable things, and I've told you already, I think before, that today, for example, about 250,000 people will be lifted out of abject poverty, and about 300,000 people attached to the electrical power grid. We're lifting people out of poverty collectively at a faster rate that's ever occurred in the history of
humankind by a huge margin. And that's been going on unbelievably quickly since the year 2000. The UN had planned to have poverty between 2000 and 2015, and it was accomplished by 2013. So there's inequality developing in many places, and you hear lots of political agitation about that. But overall, the tide is lifting everyone up, and that's a great thing. And we have no idea how fast we could multiply that if people got their act together and really aimed at it. ये बात मैं हमेशा किसी भी डिस्कशन में और यहाँ पे भी अक्सर करता रहता हूँ अपने चैनल पे भी, कि लोग कहते हैं यार दुनिया कहाँ जा रही है, पहले ये होता था वो होता था. अगर आप लिटरली टेक्निकली देखोगे सारी चीज़ों को फोकस में रख के, तो आज से बेहतर समय ओवरऑल कभी भी नहीं था एग्जिस्ट करने के लिए. सोचो कितनी तरह की बीमारियां थी जिससे लोग कब कहीं मर जाते होंगे. सैनिटेशन नहीं होता होगा, वॉशरूम नहीं होता होगा, क्लीन वाटर नहीं होता होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती होगी, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं होता होगा. अपने पेरेंट्स के जनरेशन में आप जाके देख सकते हो कि उनको आज तो हम गूगल पे कुछ भी गूगल कर लेते हैं, या किसी जगह जाना है या किसी का रिव्यू पढ़ना है. उस टाइम पे उनके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए क्या सोर्सेस थे. वर्ड ऑफ माउथ में भी किसी कोई अगर ऐसा बंदा उनके पेरीफेरी में मिल गया जिसको कि उस चीज़ की नॉलेज हो जो वो जानना चाहते हैं, तो शायद उन्हें पता चल जाएगा. Because, you know, my experience is with people that were probably running at about 51% of our capacity. Something, I mean, you can think about this yourselves. I often ask undergraduates how many hours a day you waste or how many hours a week you waste. And the classic answer is something like 4 to 6 hours a day. You know, inefficient studying, watching things on YouTube that not only do you not want to watch, that you don't even care about, that make you feel horrible about watching after you're done. That's probably 4 hours right there. Now, you think, well, that's 25 hours a week. It's 100 hours a month. That's 2.5 full work weeks. It's half a year of work weeks per year. And if your time is worth $20 an hour, which is a radical underestimate, it's probably more like 50 if you think about it in terms of deferred wages. If you're wasting 20 hours a week, you're wasting $50,000 a year. डिफर्ड वेजेस का मतलब होता है अगर यही पैसा आपके पास हो और वो आपको बाद में मिले जो उसकी उस टाइम की वैल्यू है उसके हिसाब से. फॉर एग्जांपल आज जो $20 की वैल्यू है वो 20 साल बाद जो वैल्यू होगी वो $20 में वो चीज़ें नहीं आएंगी जो आज $20 में आ सकती हैं. तो आज की जो $20 की वैल्यू है वो डेफर्ड 20 साल बाद डेफर कर दोगे तो $50 के आसपास हो जाएंगी. ये इनका कहने का मतलब है. And you are doing that right now, and it's because you're young. Wasting $50,000 a year is a way bigger catastrophe than it would be for me to waste it, because I'm not going to last nearly as long. And so if your life isn't everything it could be, you could ask yourself, well, what would happen if you just stopped wasting the opportunities that are in front of you? You'd be who knows how much more efficient. 10 times more efficient, 20 times more efficient. That's the Pareto distribution. You have no idea how efficient people get. It's off the charts. Well, and if we all got our act together collectively. ये आप अक्सर देखोगे किसी भी ग्रुप में, अगर आप देखोगे ना कि जो लोग चैम्प हैं वो लोग एक्सपोनेंशियली चैम्प होते हैं. ये जो ग्राफ है ना, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एक होती है लीनियर ग्रोथ. 2 साल फॉर एग्जांपल आपके पास ₹2 हैं और रोज़ आपको ₹2 मिलेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 10 डेज, तो वो 2 लीनियर ग्रोथ है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है आपके पास आज ₹2 हैं, आपको इस ₹2 कल ₹2 मिलेंगे, प्लस जो आज ₹2 हैं उसका भी इंटरेस्ट भी मिलेगा. फिर परसों आपको ₹2 और मिलेंगे, लेकिन जो पहले के ₹4 थे इसका भी इंटरेस्ट मिलेगा. तो ये लीनियर नहीं जाती, ये ऊपर की तरफ जाती है. इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं. और जैसा कि मैं कह रहा था, अगर आप कुछ भी किसी भी ग्रुप में देखोगे ना लोगों को, परफॉर्म करने वाले लोग ना परफॉर्म करने वाले लोगों से सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बल्कि शायद पूरी एक बिल्कुल ही डिफरेंट लीग में परफॉर्म कर रहे होते हैं. इसको अगर पैसों में क्वांटिफाई करना है, फॉर एग्जांपल मान लो एक फैमिली में जो बंदा पैसे कमा रहा है, कुछ बंदे ज़्यादा पैसे कमा रहे होंगे, एक एंड पे होंगे जो सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे होंगे, और एक एंड पे होंगे जो सबसे कम कमा रहे होंगे. जो सबसे कम कमा रहे होते हैं और जो सबसे ज़्यादा कमा रहे होते हैं, उनमें एक डबल का फ़र्क नहीं होता, उनमें कई गुना का फ़र्क होता है पैसों के मामले में. आई मीन पैसे के थ्रू आपके पास यूनिट आ गई तो आप क्वान्टिफाई कर सकते हो परफॉर्मेंस को, इसलिए यूज़ कर रहा हूँ पैसा. And stop making things worse, because that's another thing people do all the time.
not only do they not do what they should to make things better, they actively attempt to make things worse because they're spiteful or resentful or arrogant or deceitful or यहाँ पे वैप लिखा हुआ है, अगर आपने वो सॉन्ग नहीं देखा तो देख लेना यार, पता चल जाएगा. homicidal or genocidal or all of those things all bundled together in an absolutely pathological package. If people stop really trying just आफ्टर स्कूल वाले का सेंस ऑफ ह्यूमर भी मस्त है. to make things worse, we have no idea how much better they would get just because of that. So there's this weird dynamic that's part of the existential system of ideas between human vulnerability, social judgment, both of which are major causes of suffering, and the failure of individuals to adopt the responsibility that they know they should adopt. And that's the thing that's interesting too, is that it isn't merely that your fate depends on whether or not you get your act together and to what degree you decide that you're going to live out your own genuine being. It isn't only your fate, it's the fate of everyone that you're networked with. And so, you think, well, there's 9 billion, 7 billion people in the world. We're going to peak at about 9 billion, by the way, and then it'll decline rapidly. But 7 billion people in the world, and who are you? You're just one little dust mote among that 7 billion. And so it really doesn't matter what you do or don't do, but that's simply not the case. It's the wrong model because you're at the center of a network. You're a node in a network. Of course, that's even more true now that we have social media. You'll know 1,000 people at least over the course of your life, and they'll know 1,000 people each, and that puts you one person away from 1 million, and 2 persons away from 1 billion. And so that's how you're connected. And the things you do, they're like dropping a stone in a pond. The ripples move outward, and they affect things in ways that you can't fully comprehend. And it means that the things that you do and that you don't do are far more important than you think. एक सलमान खान की मूवी आई थी, आई गेस बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी रिसेंटली, जिसमें कि बेसिकली मूवी का आइडिया ये था कि वो सबको यूँ कहता है कि आप एक अच्छा आप किसी 2 बंदों के लिए अच्छा काम करो या किसी 2 अच्छे काम करो, किसी 2 बंदों को अच्छा ट्रीट करो, और जब वो लोग आपके लिए किसी के लिए कुछ करो बेसिकली. अरे यार क्या हो रहा है मुझे. आप 2 लोगों के लिए कुछ करो बेसिकली, कुछ सिग्निफिकेंट चीज़, और जब वो लोग आपको थैंक यू बोले तो आप उन्हें कहो कि थैंक यू मत बोलो, आप आगे 2 लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करना. ठीक है. तो इस तरीके से जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं होती, MLM फ्रॉड होता है भाई बेसिकली. वो बाय द वे कभी भी उसमें मत घुसना. ज़िंदगी में, लाइफ में कोई कितना भी परसुएड करके तारे दिखा रहा हो, दैट्स इट्स जस्ट सिंपली अ स्कैम. मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम इक्वल्स टू स्कैम. ठीक है. एनीवे, तो हालांकि मूवी वो काफ़ी बुरी तरीके से शायद फ्लॉप हुई थी. मैं पता नहीं फैमिली में बैठा हुआ था तो शायद साथ में उन लोगों के देख ली. जनरली मैं नहीं देखता, बट एक्चुअली में वो आइडिया अच्छा है. चीज़ें एक्चुअली में वैसे काम कर सकती हैं, बट हाँ, आपको बोलना नहीं होता इस चीज़ को किसी और को. क्योंकि देखो, आप अपना एक दिन ऑब्जर्व करो पूरा. देखो कि आप अपने काम के दौरान पूरे दिन के आप 10 डिफरेंट लोगों से मिले, 10 नए लोगों से मिले, उसमें से 7 या 8 अव्वल दर्जे के ए-होल होंगे. ठीक है. या डिफरेंट दर्जों के भी हो सकते हैं. लेकिन आपको 2 या 3 ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हर तरह से आपके साथ डिसेंट बिहेवियर करेंगे और शायद कुछ आपकी हेल्प भी कर दे. ठीक है. आउट ऑफ द वे जाके. एक्चुअल में जो सस्टेन कर रहे हैं ना ह्यूमन सिविलाइजेशन को, वो ही 2-3 लोग कर रहे हैं. क्योंकि उन 2-3 लोगों के किए हुए अच्छे काम आपको सिनिकल होने से बचा लेते हैं बाकी के 7-8 लोगों के किए हुए कामों की वजह से, जो आप हो जाते सिनिकल दुनिया से. कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ लोग लिटरली निहिल. जोकर मूवी अगर आप में से किसी ने देखी है, जो रिसेंटली आई है, वॉकिन फीनिक्स की जो जोकर मूवी है, उसमें क्या दिखाया है, स्टार्टिंग से सीन देखना आप, उसको शिट की तरह ट्रीट कर रहा होता है हर कोई, एक्सेप्ट वो जो एक छोटा उसकी कंपनी में, ड्रामा कंपनी में जो छोटी हाइट वाला, जिसको मिजिट जिसके लिए वर्ड होता है, वो बंदा. और उसको वो छोड़ देता है, स्पेयर कर देता है, मारता नहीं है उसको. आई मीन सॉरी, मैं अगर स्पॉइल कर रहा हूँ, मुझे स्पॉइलर अलर्ट बोलना चाहिए था पहले. पर यही दिखाया है कि बेसिकली उसको बियॉन्ड द एज पुश कर दिया लोगों ने, और फिर
वो लोगो है नाइलिज्म का। और नाइलिज्म हम सब के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से छुपा हुआ है और कभी भी फट सकता है, और इसीलिए वो जो हमारे अंदर का वो जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इसलिए जोकर से रिलेटेड मूवीज़ और जोकर एज ए कैरेक्टर इतना ज़्यादा फेमस है, क्योंकि हम बहुत तगड़ा रिलेट करते हैं अंदर ही अंदर उसके साथ। और जो हम वो नहीं फट रहे, वो हम शायद कुछ उन अच्छे लोग या हमारे परिवार, क्योंकि देखो हम आखिरी दिन तक कोशिश करते हैं कि एक स्पेक, डूबते का तिनके का सहारा स्पेक मिल जाए जिसपे कि हम टिक के अपनी ह्यूमैनिटी को बचा सकें। पर उस मूवी में दिखाया यही है कि उसके ह्यूमैनिटी से कनेक्ट होने वाले सारे नॉड्स धीरे 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 टूट गए। जहाँ वो काम करता था, उसके दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड जो इमेजिनरी थी, उसकी, और फाइनली एक चीज़ जिस पे उसकी लाइफ टिकी हुई थी, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से लाइक ऑल हेल ब्रेक लूज वाला जो सीन नहीं हो रहा था उसका, वो थी उसकी माँ। और जब उसके बारे में उसे पता चलता है तो वो लाइक एक किलिंग स्प्री पे निकल पड़ता है, जिसकी शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ उसके साथ, शिट यार मैं पूरी मूवी एनीवे और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता इस मूवी को स्पॉइल, मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर दिए। पर वो एक आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन है नाइलिज्म की, और क्या होता है जब वो नहीं होता, जब लोग वो नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए था। And so if you act that way, of course, the terror of realizing that is that it actually starts to matter what you do. And you might say, well, that's better than living a meaningless existence. It's better for it to matter. But I mean, if you really asked yourself, would you be so sure if you had the choice? I can live with no responsibility whatsoever. The price I pay is that nothing matters. Or I can reverse it and everything matters. But I have to take the responsibility that's associated with that. It's not so obvious to me that people would take the meaningful path. Yep, of course. Now, when you say, well, nihilists suffer dreadfully because there's no meaning in their life and they still suffer, yeah, but the advantage is they have no responsibility. So that's the payoff, and I actually think that's the motivation. Say, well, I can't help being nihilistic. All my belief systems have collapsed. It's like, yeah, maybe. Maybe you've just allowed them to collapse because it's a hell of a lot easier than acting them out. And the price you pay is some meaningless suffering, but you can always whine about that and people will feel sorry for you, and you have the option of taking the pathway of the martyr, so that's a pretty good deal, all things considered, especially when the alternative is to bear your burden properly and to live forthrightly in the world. Well, if you live a pathological life, you pathologize your society. And if enough people do that, then it's hell. Really. और आज के टाइम पे जितने भी आपको ये फेक एक्टिविस्ट मिल जाएंगे ना, जो एक स्पेशली इंडिया का एग्जांपल देके अगर बताता हूँ, जितने भी, और शायद इस चीज़ को काफ़ी नेगेटिव लाइट में भी देखा जा सकता है, लेकिन जो लोग अपनी समाज की जिम्मेदारी छोड़ के, जिन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है, जिन्होंने समाज के भले के लिए कुछ अचीव नहीं किया है, बट एक्टिविज़म कर रहे हैं और एक्टिविज़म के थ्रू अपने नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोल ही देता हूँ, कन्हैया कुमार है फॉर एग्जाम्पल। उस बंदे ने ह्यूमैनिटी के लिए क्या किया है? जब आपने अपने आप को साबित ही नहीं किया कि आपकी क्रेडिबिलिटी है कि, और मैं ये नहीं कह रहा कि जिनके अगेंस्ट वो कर रहा था या जो भी कर रहा था वो बहुत अच्छे नहीं, वो भी कोई खास अच्छे नहीं है, लेकिन उन हर लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव किया है। आई मीन कन्हैया कुमार ने किया, वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, एटलीस्ट कंट्री के जो पैसे या संसाधन आपके ट्रेनिंग पे लगे हैं उसके लिए कुछ दो तो सही कंट्री को काम करके। और जितने भी इस तरीके के एक्टिविस्ट हैं, मेरा उन सब के प्रति यही भाव है। एक्टिविज्म करने से अच्छा ना रियल वर्ल्ड में घुस के वो चेंज लाने की कोशिश करो। गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। वो बनो ना वो चेंज। अगर आप एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी से किसी चीज़ की अपील करोगे ना लोगों से, तो शायद लोग एक बार को सुनेंगे भी। सचिन ने अपने आप को प्रूव किया है, मैं सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल दे देता हूँ। उसने अपने को प्रूव किया है, उसने एक फील्ड में झंडा गाड़ा है बिल्कुल ऊपर जाकर, जिसे कहते हैं। वो अगर अपील करता है ना लोगों से कि पोलियो पिलाओ अपने बच्चों को, तो लोग सुनते हैं उसकी बात। आपकी अपील भी लोग सुनते हैं अगर आप अपने आप को किसी ऐसी जगह पे लाइक टॉप लेवल पे लेके जाते। मेरी पर्सनल या उसके जो आइडिया है सोसाइटी को लेके, उससे प्रॉब्लम नहीं है। जो वे और आप देखो जा कहाँ रहा है। पहले जेएनयू में कर लिया बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट वगैरह,
और बन गए एक्टिविस्ट, ठीक है जी। उसके बाद चले गए वो इलेक्शन लड़ने, अगर जीत जाते तो नेता बन जाते, पॉलिटिशियन में कैरियर बन जाता, ठीक है। बेसिकली शॉर्टकट सफलता को लेकर, ठीक है। पर जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं होती। एक जो कलेक्टिव सोच होती है उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके का विजडम भी होता है, कहना चाहिए शायद, और एटलीस्ट अगर हर टाइम नहीं तो सम टाइम्स। और मैं ये नहीं कह रहा कि एक्टिविस्ट की ज़रूरत नहीं होती सोसाइटी को, पर उन एक्टिविज्म में उसको जाना चाहिए जो एटलीस्ट अपने आप को कहीं प्रूव कर चुका हो ना, ताकि आपकी वर्ड की वैल्यू हो। अब ग्रेटा थैनबर्ग यार 16 साल की है, वो कितनी भी बात इंपॉर्टेंट बोल रही हो, उसको नहीं लेंगे लोग सीरियसली। इलॉन मस्क कोई बात बोलेगा तो लोग लेंगे सीरियसली, और लेते हैं। Really. I hope you found this animated lecture selection engaging and useful, and Very would like much to so. thank the after school team for their work and their generosity. I would also like to extend to all of those watching and listening a sincere invitation to further explore what my team and I are offering on this YouTube channel, my podcast, and in my books. Your engagement is most welcome, and your attention and interest most genuinely appreciated. And the wisdom you share with people and the world is also very much appreciated. Thank you so much. I appreciate you really. आज तक इन्होंने जितनी भी आइडियाज़ थॉट्स शेयर किए हैं, ऑलमोस्ट मैं कभी भी, शायद 99.9% मैं कभी भी इनकी बात से डिसएग्री नहीं कर पाया, एटलीस्ट फुली नहीं कर पाया। पार्शली शायद थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट हुआ होगा कुछ चीज़ों पे, लेकिन फुली कभी भी नहीं। बट एनीवेज, मुझे बहुत नॉलेज के साथ साथ एंटरटेनिंग भी लगी है वीडियो। होपफुली आपको भी अच्छी लगी होगी। देखने के लिए थैंक यू।